हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा ध्वनि का प्रवर्तन। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम रहेगा ध्वनि का प्रवर्तन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जब हम किसी गहरे कुएं के मुंह पर नीचे की ओर आवाज़ देते हैं, तब कुछ समय के बाद हमें वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि मानो कुएं के भीतर से कोई हमारी बातें दोहरा रहा हो। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार जब हम गुंबददार भवन में बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। कुछ दूर पर किसी पहाड़ी या बड़ी दीवार के सामने जोर से बोलने पर ऐसा ही अनुभव होता है। ऐसा अनुभव किसी अवरोध जो दो माध्यमों का अंतरपृष्ठ हो, जिसे इंटरफेस कहते हैं, से टकराकर ध्वनि के लौटने की क्रिया अर्थात ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परिवर्तन उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों हैं। कहता है ध्वनि का परिवर्तन का नियम उसी नियम के अनुसार होता है जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम है। प्रकाश छोटी परावर्तक सतहों से, प्रकाश जो होती है वो छोटी परावर्तक सतहों से भी परिवर्तित हो जाता है, परंतु ध्वनि को परिवर्तित करने के लिए परावर्तक सतह अपेक्षाकृत बड़ी होनी चाहिए। ध्वनि के परिवर्तन के लिए पृष्ठ का चिकना अर्थात समतल होना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि दीवार, पहाड़, लकड़ी के तख्ते, पेड़ों की कतार आदि भी ध्वनि के परिवर्तित कर पाते हैं। कहता है कि ध्वनि का परिवर्तन होने के लिए कोई चिकनी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, यानी समतल की आवश्यकता नहीं है। वो पहाड़ से भी, दीवार से भी, किसी भी ध्वनि का परिवर्तन हो जाता है। संक्षेप में हम कहेंगे कि, कहता है शॉर्ट में हम लोग कहेंगे कि दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ, जिसे परावर्तक सतह कहते हैं, से टकराकर ध्वनि को वापस लौटने की घटना को ध्वनि का परिवर्तन कहा जाता है। अनुप्रास तथा अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की ध्वनि तरंगे के लिए परिवर्तन के नियम दो नियम है। परिवर्तन के कितने? दो नियम है। पहला, आपतित ध्वनि, परिवर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण तथा आपतित ध्वनि की दिशा रेखा के बीच का कोण और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित ध्वनि की दिशा के बीच के कोण को बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। कहता है ध्वनि तरंग के परिवर्तन को अग्रलिखित प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। फिर समतल सतह से परिवर्तन टेबल पर लकड़ी का एक समतल तख्ता AB सीधा खड़ा किया जाता है। लगभग 1 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास की दो नालियां ली जाती है। इनमें एक नाली के टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष तख्ते की बिंदु Q पर कुछ कोण बनाए। लगभग 1 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास की दो नालियां ली जाती है। इनमें एक नाली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष तख्ते की बिंदु Q पर होना चाहिए। अब दूसरी नाली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका अक्ष भी तख्ते की बिंदु Q पर मिले। इस नली के मुंह पर कान लगा दिया जाता है। घड़ी के टिक टिक की ध्वनि सीधे कान तक नहीं पहुंचे, इसके लिए दोनों नालियों के बीच लकड़ी का एक पर्दा खड़ा कर दिया जाता है और उस पर पानी से भिगोया या मोटा कपड़ा लपेट दिया जाता है। अब दूसरी नली को Q के परितः घुमाकर उसे उस स्थान पर रखा जाता है जहां स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि घड़ी की ध्वनि
पहली नली के भीतर से होकर चलते हुए लकड़ी के समतल तख्ता AB से टकराती है और वहां से परिवर्तित होकर दूसरी नली के भीतर से चलती हुई कान तक पहुंचती है। ऐसे स्थिति में यह पाया जाता है कि यह पाया जाता है कि अर्थात आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। दूसरा, ध्वनि का बहुलित परिवर्तन। कहता जिस प्रकार दो समतल दर्पणों यानी प्लेन मिरर को उपयुक्त स्थानों पर रखकर प्रकाश का क्रमिक परिवर्तन संभव है और उसका उपयोग प्रकाशिक यंत्रों जैसे पेरिस्कोप आदि में होता है, उसी प्रकार ध्वनि का क्रमिक परिवर्तन होता है और इसके भी अनेक उपयोग हैं। अपने मेघ गर्जन की दीर्घ ध्वनि जो धीरे धीरे मंद होकर समाप्त हो जाती है, अवश्य ही सुनी होगी। ऐसा प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब मेघ गर्जन की ध्वनि बादलों की सतह से टकराकर परिवर्तित होती है और एक एक कर हमारे कानों तक पहुंचती है। अब हम ध्वनि के बहुलक परिवर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के विभिन्न उपयोगों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। पहला, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की नली में ध्वनि का बहुलित अथवा लगातार परिवर्तन का उपयोग होता है। हमारे हृदय की धड़कन एवं धमनियों में रक्त संचारण की ध्वनि इतनी धीमी होती है कि बिना कान सटाए उसे नहीं सुना जा सकता, किंतु यदि इस प्रकार की ध्वनि के स्रोत के निकट एक नली युक्त चोंगा रख दिया जाए तो चोंगे के संकीर्ण मुख से होकर ध्वनि की तरंगें नली की ओर बढ़ती है और नली की दीवार से बारंबार परिवर्तित होकर नली के अंदर ही आगे बढ़ती है। इस नली को कान से लगने पर ध्वनि को आसानी से सुना जा सकता है। डॉक्टरों को स्टेथोस्कोप के चौड़े मुंह को हृदय या किसी अन्य अंग पर रखकर ध्वनि को सुनने से डॉक्टर को रोग का पता लगने में सहायता मिलती है। हॉर्न यानी बिगुल यानी मेगाफोन तथा लाउड स्पीकर आदि का डिजाइन इस प्रकार होता है कि प्रारंभ में इनकी ध्वनि सभी दिशाओं में नहीं फैलती। इन यंत्रों में लगी नली के एक सिरे पर शंकुनुमा चौड़े मुंह जैसा बना होता है। नली के अंदर उसकी दीवारों से ध्वनि तरंगों का बहुलक परिवर्तन होता है और उनके एकजुट होने के कारण ध्वनि तरंगे की प्रबलता अत्यधिक बढ़ जाती है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कर्णतुई के बारे में, जिसे श्रवण सहायक हेयरिंग एड भी कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जिसे हम सुनने वाले व्यक्ति बधुआ व्यवहार में लाते हैं। इस यंत्र के चौड़े मुंह वाले सिरे पर पड़ने वाली ध्वनि तरंगें बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में परिवर्तित होकर कान तक पहुंचती है। इससे कान के अंदर कंपित होने वाली वायु परत के आयाम में वृद्धि होती है, जिससे बेहतर सुनने में सहायता मिलती है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सभा भवनों या बड़े हॉल आदि के डिजाइन में ध्वनि के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन भवनों के डिजाइन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उनमें होने वाले कार्यक्रम जैसे भाषण या संगीत की गोष्ठी आदि भवन में उपस्थित प्रत्येक श्रोतों को सर्वोत्तम सुनाई पड़े। इसके लिए सभा भवन की छत वक्र होनी चाहिए, जिससे कि परिवर्तन के बाद ध्वनि के परिवर्तन के बाद भवन के सभी स्थानों तक पहुंच सके। अच्छे सभा भवन की यह भी विशेषता है कि इसके अंदर प्रत्येक स्थान पर ध्वनि की प्रबलता पर्याप्त रहे। इस कार्य के लिए वक्ता यानी स्पीकर के निकट
तथा उसके पीछे लकड़ी के बोर्ड जैसे ध्वनि बोर्ड या साउंड बोर्ड कहते हैं रख दिए जाते हैं। इस प्रकार के बोर्ड परावर्तक सतह का कार्य करते हैं। परिवर्तित ध्वनि सीधे ध्वनि के साथ अत्यंत ही अल्प समय में श्रोता तक पहुंचती है, जो ध्वनि की प्रबलता की वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार स्टेज से दूर बैठे श्रोता को भी भाषण सुनने में कठिनाई नहीं होती। अब हम लोग जानेंगे अनुरणन के बारे में। बड़े सभा भवन या बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवारों से बार बार परिवर्तित होने के कारण मूल ध्वनि के समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह अत्यधिक कम न हो जाए कि सुनाई ही न दे। ध्वनि के इस बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि निर्बाध होता है, जिसे अनुरणन कहते हैं। इसे कम करने के लिए सभा भवन या बड़े हॉल में उसकी दीवारों तथा छत पर वैसे पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड अथवा बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं। सभा भवन में बैठने के लिए बने सीटों के पदार्थ भी ऐसे चुने जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर सकें। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रतिध्वनि के बारे में। प्रतिध्वनि के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परिवर्तित होकर उसे पुनः सुनने जाने की घटना को ध्वनि के प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है। मूल ध्वनि की अपेक्षा प्रतिध्वनि कुछ मंद होती है, क्योंकि मूल ध्वनि की ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित पृष्ठ पर और कुछ अंश आने जाने के माध्यम द्वारा अवशोषित हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/15 सेकेंड तक रहता है। इसे रुति निर्बाध कहते हैं। अतः दूसरी ध्वनि या प्रतिध्वनि उसे साफ उसी अवस्था में सुनाई पड़ेगी जब यह पहली ध्वनि के 1/15 सेकेंड के बाद उसके पास पहुंचे। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड मान लिया जाए तो 1/15 सेकंड में ध्वनि 22 मीटर की दूरी तय करेगी। अतः प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने सतह अर्थात परिवर्तक सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए परिवर्तक सतह बड़ी होनी चाहिए, जैसे पहाड़ी दीवार आदि। किसी घने जंगल के सामने जोर से बोलने पर प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। इसका कारण वहाँ पत्तियां, पेड़ की टहनियाँ और शाखाओं के पृष्ठों को झुकाव विभिन्न दिशाओं में होते हैं, इसलिए ध्वनि उनसे टकराकर विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है और प्रतिध्वनि लगभग नहीं ही सुनाई पड़ती है। अब देखते हैं प्रतिध्वनि का उपयोग। पहला, ध्वनि की चाल निकालना। ध्वनि के परिवर्तन का उपयोग ध्वनि तरंग की चाल निकालने में किया जा सकता है। एक बड़ी दीवार या अन्य परिवर्तित पृष्ठ से कुछ मीटर की दूरी पर एक तीव्र क्षणिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है और विराम घड़ी से ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल ज्ञात कर लिया जाता है। फिर ध्वनि स्रोत से परिवर्तित पृष्ठ की दूरी d माप ली जाती है। यदि हवा में ध्वनि तरंग की चाल भी हो तो 2d बराबर v इंटू टी या v बराबर 2d/t इंटू दूरी बटे समय। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, चमगादड़ द्वारा प्रतिध्वनि का उपयोग। चलिए, मनुष्य तो पराश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता, परंतु चमगादड़ों की श्रवण सीमा बहुत ऊंची होती है। ये 10,000 हर्ट्ज की तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए वे प्रतिध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं और बचकर निकल जाते हैं। प्रश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर चमगादड़ किसी अवरोध से परिवर्तित ध्वनि को सुनने में लगे समय अंतराल से परिवर्तक सतह की दूरी का अनुमान लगा लेते हैं और उनसे टकराने से बच जाते हैं। तीसरा, प्रतिध्वनि का औषधि विज्ञान में भी उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी में उच्च आवृत्ति के ध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में
परिवर्तित कराकर चिकित्सक हृदय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे, अल्ट्रासोनोग्राफी एक अन्य चिकित्सीय तकनीक है जिसमें प्रस्राव कंपन शरीर के किसी विशेष अंग ऑर्गन में भेजा जाता है। उस अंग विशेष के विभिन्न भागों से परिवर्तित कंपन में लगे समय से उसके विषय में सही जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं प्रस्राव तरंग के बारे में। श्रव्यता की ऊपरी सीमा 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति की ध्वनि को प्रस्राव कहा जाता है। वायु में प्रस्राव तरंग का तरंगदैर्घ्य 1.65 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। आधुनिक विधियों द्वारा 5 × 10⁵ किलो हर्ट्ज अर्थात 5 × 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति तक की प्रस्राव तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। अतः प्रस्राव तरंग का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य 6.6 × 10⁷ मीटर डेल्टा में 330/5000 × 25 मीटर है, जो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम का है यानी ऑर्डर का है। श्रव्यता परास के अंदर लागू ध्वनि के नियम प्रस्राव तरंगों के लिए भी सही है और बहुत सी नई घटनाएं प्रेक्षित होती है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रस्राव तरंग के अनेक उपयोग हैं। मनुष्य प्रस्राव तरंगों को नहीं सुन सकता, किंतु चमगादड़ों की श्रवण सीमा बहुत अधिक होती है। ये 1,00,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। कुत्ते 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक तरंगें आसानी से सुन सकते हैं। इनके अतिरिक्त बिल्लियाँ, चिड़ियाँ, सूस, डॉल्फिन के समान दिखने वाला समुद्री जीव, पूंछ कीड़े मकोड़े भी प्रस्राव तरंग उत्पन्न करते हैं, उन्हें सुन भी सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रस्राव तरंगों का उपयोग। पहला, द्रवों में ध्वनि की चाल। कम मात्रा में उपलब्ध द्रवों में प्रस्राव तरंगों की चाल ज्ञात की जाती है। इस निर्धारण से पदार्थ में अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे रासायनिक संरचना, सांद्रण, अवशोषण, संप्रियता, विशिष्ट ऊष्माधारता आदि का पता लगता है। दूसरा, प्रतिध्वनि गहराई मापन। समुद्र की गहराई मापने में प्रस्राव तरंगों का उपयोग होता है। इनके द्वारा पनडुब्बी, हिमशैल आदि पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तीसरा, रासायनिक प्रभाव। यदि किसी द्रव में ठोस के सूक्ष्म कण तैर रहे हो तो उस द्रव के प्रस्राव तरंग को भेजने पर ये कण आपस में मिलकर बड़े होने लगते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। यह क्रिया स्कंदन कहलाती है। यानी इन तरंगों के कुछ रासायनिक क्रियाएं त्वरित हो जाती है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक उपयोग। कपड़ा और वस्तुओं तथा घड़ियों आदि के पुर्जों को साफ करने में प्रस्राव तरंगों का उपयोग होता है। वस्त्र में उद्योग में रंग को सुधारने में भी इसका उपयोग होता है। आगे, धातुओं में दोष का पता लगाना। प्रस्राव तरंगों का उपयोग धातुओं के पिंडों के भीतर बारीकी दरारों या छिद्रों होल्स का पता लगाने में किया जाता है। धातु के टुकड़ों का उपयोग पुलों, बड़े बड़े भवनों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने में किया जाता है। यदि व्यवहार में लाए गए धातु के टुकड़े के अंदर ऐसे दरार या छिद्र रहेंगे तो वे पुल या भवनों की संरचना की मजबूती को कम कर देंगे। ऐसे दोष बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्राव तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।